Hello students, I welcome you all on एग्जाम नीति सही दिशा। जैसे कि हमने आपको बताया था कि IBPS RRB PO और क्लर्क की वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, तो 8000 से ज़्यादा वैकेंसियां हमें देखने को मिली हैं। इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या हम शुरू हो चुके हैं तैयारी करने के लिए? अगर अभी तक नहीं तो फिर हम जुड़ जाते हैं तैयारी के लिए एग्जाम नीति के साथ। अब नहीं भारी इंग्लिश की तैयारी, जी हाँ बिल्कुल, मेरे यानी माधवी कुशागर गौर के साथ। हाँ, तो फिर स्टार्टिंग के लिए देख लेते हैं कोट क्या है। कोट है इफ़ यू वांट इट वर्क फॉर इट। सिंपल सी बात है, अगर आपको IBPS RRB PO या क्लर्क बनना है तो फिर इसके लिए काम भी करना शुरू कर दीजिए, यानी कि तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्वारंटाइन के दौरान आपने बहुत छुट्टियां बिता ली, अब तैयारी की ज़रूरत है, तो कमर कस लीजिए। ठीक है, तो फिर बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, यानी कि नीति की। हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है और क्या क्या पढ़ना है कि हमारी इंग्लिश जो है वो पूरी तरह से कवर हो जाए। ठीक है, क्योंकि RRB PO या क्लर्क के प्री में इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मेंस में इंग्लिश आती है ना, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती है, वो इजी होती है। इसलिए काम रहिए, रिलैक्स्ड रहिए। और 2 महीने हैं, अच्छा खासा टाइम है हमारे पास। सितंबर तक इसका प्री आएगा, अक्टूबर में जाके इसका मेंस आएगा। मेंस तक हम अच्छी खासी तैयारी कर चुके होंगे, बस भरोसा रखना है और प्रैक्टिस लगातार करती रखनी है ना। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी कहती है कि सबसे पहले हमें इंग्लिश में तैयार करनी है ग्रामर, है ना, और हमें तैयार करनी है वोकैब्युलरी, क्योंकि हमें एरर डिटेक्शंस देखने को मिलेंगे, चाहे वो ग्रामर के बेस पर देखने को मिले, चाहे वोकैब्युलरी के बेस पर देखने को मिले। फिर रीडिंग सेक्शन आता है, आपको भी पता है काफ़ी बड़ा सेक्शन जो होता है वो कैसा होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस और रीडिंग सेक्शंस होते हैं। बहुत सारे लंबे लेंदी आर्टिकल्स होते हैं, पैसेजेस होते हैं एंड मैनी अदर वेज जिनके थ्रू आपको उनको सॉल्व करना होता है। और फिर लास्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट आई शुड से कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे थे, या अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने लास्ट ईयर भी अटेम्प्ट किया था, वो अच्छे से जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो ये हमें करते चलना है साथ के साथ में, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है। अब जब हम बात कर रहे थे कि ग्रामर, तो सबसे पहले ये कि सबके अंदर बहुत उत्सुकता रहती है कि ग्रामर क्या होती है ना। तो ग्रामर वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनका आपने बहुत पहले से नाम सुना हुआ है, हमेशा से सुन रहे थे आप, है ना, सुन रहे थे ना, जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, टाइम एंड टेंस है, एडजेक्टिव्स है, राइट, एडवर्ब्स हैं, प्रपोजिशंस हैं, कंजंक्शंस हैं और आर्टिकल्स हैं। ये सब मिलाकर क्या बनते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा ठीक है, फिर इन सब चैप्टर्स के इंडिविजुअली कुछ रूल्स होते हैं, है ना, और उन रूल्स के बेस्ड आपको देखने के लिए क्या मिलते हैं, error detections. So all you have to do is that you just have to remember the rules and then you have to try to find out the errors. Now next हमें मिलता है देखने के लिए vocabulary. तो vocabulary ऐसा नहीं है कि simple words ही हैं जो आप कहीं से याद कर लेंगे, मतलब वो डिफरेंट फॉर्म्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे, हैं वही वर्ड्स, लौट के फिर के घूम के आप किसी न्यूज़पेपर के एनालिसिस में पढ़ें, या आप वो कहीं किसी एग्ज़ाम में पढ़ें, या आप वो कभी किसी बुक को पढ़ते समय पढ़ें, हैं वही वर्ड्स लेकिन डिफरेंट तरीके से। जैसे कि फ्रेजल वर्ब्स हैं, है ना, किसी वर्ब के बाद आपको एक प्रपोजिशन देखने के लिए मिलती है, तो इस तरह के जो वर्ब्स बनते हैं, जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, वो फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं। फिर आपको देखने के लिए मिलते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। जनरल लाइफ में क्या होता है, स्टूडेंट्स वोकैबुलरी तो लर्न करते हैं, है ना, कभी किसी मेथड से या कभी किसी मेथड से, बहुत सारे यूट्यूब के चैनल ढूंढते हैं कि हम किस मेथड से वोकैबुलरी याद कर सकते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इडियम्स और फ्रेजेस भी उनके एग्जाम में वोकैबुलरी का पार्ट बनकर आती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से आती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ऑब्वियसली जाहिर है कि ये जो पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब आपको एक वर्ड का मीनिंग पता होगा तो आप उसका सिनोनिम बता पाएंगे, यानी कि पर्यायवाची बता पाएंगे। नहीं पता होगा तो फिर,
है ना। और जब आपको सिनोनिम पता होगा तो आप एंटोनिम भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरह से आपको वर्ड फिलर्स देखने के लिए मिलेंगे, वर्ड स्वैप देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, वर्ड स्वैप से आप कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल है, जैसे वर्ड रिप्लेसमेंट होता है ना, बिल्कुल वैसे ही है। जैसे कि आपको क्या मिलेगा, एक पूरा सेंटेंस मिलेगा, सेंटेंस में एक वर्ड गिवन होगा बीच में, दैट वर्ड वुड बी हाईलाइटेड, और फिर आपसे सेंटेंस में कहा जाएगा कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि वो उस हाईलाइटेड वर्ड को रिप्लेस कर पाएगा या स्वैप कर पाएगा। अच्छा, अगर लेवल टफ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल SBI PO की तैयारी करते हैं या IBPS PO की तैयारी करते हैं और लेवल को टफ करते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, तो कुछ नहीं करते, वो जो वर्ड बोल्ड दे रखा होता है जिसके लिए आपको नीचे ऑप्शंस गिवन होते हैं ना 5, कि इनमें से कोई ऑप्शन चूज करिए 5 में से, क्या करते हैं कि उन सिंगल वर्ड्स की जगह आपको नीचे पेयर दे देते हैं कि एक सिंगल वर्ड को किसी एक एक्यूरेट पेयर के साथ क्या करिए, स्वैप करिए या फिर रिप्लेस करिए। तो क्या क्या जरूरी है इसके लिए, ऑल यू हैव टू नीड इज लर्निंग एंड हैविंग अ ग्रैस्प, अ टाइट ग्रैस्प ओवर योर वोकैबुलरी पोर्शन। नेक्स्ट इज वर्ड यूसेज इन अ सेंटेंस, यानी कि कोई भी सेंटेंस के अंदर वर्ड को किस तरीके से यूज किया जाना चाहिए, वो सही फॉर्म में अपने सही फॉर्मेट में यूज है या फिर नहीं है। अगर हमें वहां पर एक्सेप्ट चाहिए जो कि एक वर्ब है, तो क्या वो वर्ब के फॉर्म में ही हमें चाहिए या फिर हमें क्या चाहिए, वर्ब ना चाह के नाउन चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए। तो पढ़कर पता चलता है, प्रैक्टिस से पता चलता है, और क्वेश्चंस लगातार सॉल्व करते करते मैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है, क्लोज टेस्ट आता है। बहुत सारा देखा हुआ है ना कि एक पूरा पैसेज है, बीच में ब्लैंक्स गिवन है, वो ब्लैंक्स नंबर्ड हैं और नीचे आपका ऑप्शंस गिवन है कि सच एंड सच ब्लैंक के लिए ये 5 ऑप्शंस हैं, बताइए कौन सा फिल होगा, है ना, यही आता है। अब क्या है, जो थोड़ा सा मॉडर्न कर देते हैं IBPS PO में, थोड़ा सा टफ कर देते हैं, तो क्या पूछते हैं कि जो वर्ड है जो यहाँ पे फिल होना है, क्या उस वर्ड का कोई सिनोनिम पूछ लेंगे आपसे, या वो वर्ड वहाँ पे हाईलाइटेड कर देते हैं कि ये वर्ड फिल होगा, अब इस वर्ड का एंटोनिम आपको चूज करके फिल करना है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। वो खैर वो IBPS PO की टफ स्ट्रेटेजी या SBI PO के लिए एक टफ, जब हम लेवल का क्वेश्चंस पढ़ते हैं उस तरह का तब किया जाता है। लेकिन फिलहाल आपको RRB PO और क्लर्क के लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि आप यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल इंग्लिश का ईजी रहता है, क्योंकि पता है ना, या तो इंग्लिश सॉल्व कीजिए या फिर उसके ऑल्टरनेटिव में आपको हिंदी मिलती है, तो वही है कि लेवल उसका इजी रखा जाता है। फिर वेरियस वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे वर्ड्स को आपको सेंटेंसेस में डिफरेंट तरीके से रखना होता है, जैसे कि सिंगल फिलर्स तो वर्ड फिलर्स हो गए, उसी तरह से डबल फिलर्स भी दे सकते हैं आपको फिल करने के लिए, ट्रिपल फिलर्स भी दे सकते हैं। और कई बार जब वो आपको ट्रिपल फिलर्स नहीं देंगे ना, तो हो सकता है कि वो आपसे पूरा एक वर्ड के ब्लैंक में 2 वर्ड्स के पेयर फिल करवाएं, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। तो ये पोर्शन जो है वो सब हमारा वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है। आप घबराइए मत, ये मत सोचिए कि ये इतना सब कुछ है, हम करेंगे कैसे। वी आर देयर, आई एम देयर फॉर यू ऑल, आपको बिल्कुल नहीं टेंशन लेनी है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ। नेक्स्ट इज रीडिंग सेक्शन। अब ये जो रीडिंग सेक्शन है, इसमें क्या आता है, पढ़ने में पता चल रहा है ना कि स्किमिंग करनी पड़ेगी, लंबा कुछ होगा, कुछ रीड करना पड़ेगा, एग्जैक्टली वही है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पूरे कॉम्प्रीहेंशन को, पूरे पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसको स्किम करना पड़ेगा, उसके बेस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और उनका आंसर करना होगा। लेंदी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है ना, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे सॉल्व ना हो, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि पैराग्राफ गिवन होगा, पैराग्राफ में कुछ सेंटेंसेस होंगे जो कि अपने नियमित ऑर्डर में नहीं लिखे होंगे, है ना। दोज सेंटेंसेस वुड बी जम्बल्ड, तो आपको क्या करना होगा, उन सेंटेंसेस को अपने प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर सीक्वेंस में रखना होगा। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस को जब हम सीक्वेंस में रखते हैं ना, कि पहले इसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा, फिर इसके बाद कौन सा सेंटेंस रखें कि ये जो पैराग्राफ अभी तक हम बनाते चले आए हैं वो मीनिंगफुल बने, इसको ही हम रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस कहते हैं। अगर लंबा देंगे तो पैराग्राफ बेस देंगे, अगर शॉर्ट देंगे तो एक लाइन वाला सेंटेंस दे देंगे, उसको जंबल करके रखना होगा। बहुत सिंपल है, कुछ टफ नहीं है। अच्छा चलिए आइए अब हम देख लेते हैं कि इतनी सारी जो बातें करी हैं कि कुछ तैयारी है आप लोगों की, तो सॉर्ट ऑफ अ टेस्ट,
सॉर्ट ऑफ आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि आपकी तैयारी कितनी है, या फिर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ITZAR committed $99 million, ये हो गया इनका फर्स्ट पार्ट, through his philanthropic arm, and the company said that the foundation's 1,600 employees will work together with the government and healthcare workers. अच्छे से पढ़ लीजिए सेंटेंस को और बताइए मुझे कहाँ एरर है, बताइए, ध्यान से पढ़िए। तो ये जो ITZAR है, जब आपने सेंटेंस पढ़ा तो आपको कहीं ना कहीं लगा ना कि सेंटेंस में एरर कहाँ हो सकती है। तो देखिए, अगर आपको थोड़ा सा नाउन का आइडिया है और अगर आपने थोड़ा सा नाउन पढ़ा है तो हम इसका क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट है ITZAR कमिटेड 90, क्या लिखा है, $99 million। तो ये रूल है नाउन का। मैं आपको यहाँ पर नाउन का रूल बताऊँ। नाउन का रूल क्या कहता है, नाउन का रूल कहता है कि अगर कभी भी कुछ सर्टेन क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे मिलियन होता है, बिलियन होता है, डजन होता है, स्कोर होता है, पेयर होता है, ये सब जो कुछ सर्टेन स्पेसिफिक मेजरमेंट की या अमाउंट की या वैल्यू की जो कुछ क्वांटिटीज़ होती है ना, अगर इनसे पहले कभी भी कोई नंबर आता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर इनसे पहले कभी भी कोई नंबर आता है तो उस केस में इनको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है, इनको कभी भी प्लूरल नहीं किया जाता। यानी कि एरर कहाँ मिली हमें, जल्दी से बताइए, एरर कहाँ मिली हमें, एरर मिली हमें फर्स्ट पार्ट में। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा है 99, यहाँ पर लिखा है 99, और इधर लिखा है क्या, मिलियंस, राइट। तो ये जो 99 है वो एक नंबर है, ठीक, और इसके बाद वो क्वांटिटी आई है मेजरमेंट वाली। तो ये मेजरमेंट की क्वांटिटी यहाँ पर प्लूरल नहीं हो सकती, यानी कि ये जो मिलियंस लिखा है वो गलत लिखा है। मिलियंस में से क्या गायब करेंगे, मिलियंस में से एस गायब कर देंगे। अब क्या है, $99 million, राइट। यानी कि ITZAR कमिटेड $99 million। अब ठीक हो क्या, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और अराइज हो सकता है, वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है कि मैम क्या मिलियंस या ट्रिलियंस या बिलियंस या डजन्स होता ही नहीं है। नहीं होता है, बिल्कुल होता है। देखिए, जब सर्टेन आपको नंबर मिल गया तब तो कुछ नहीं है, तब तो आपको पता है कि उस मिलियन बिलियन ट्रिलियन को कैसा लिखना है, सिंगुलर फॉर्म में लिखना है ना। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर नंबर आ गया तो नंबर तो ठीक है, नंबर के बाद इसको कैसे, किस तरह की क्वांटिटी में लिखना है, सिंगुलर क्वांटिटी में, और सिंगुलर क्वांटिटी में लिखना है अगर नंबर आए। अगर नहीं आए तो फिर प्लूरल कैसे बनाते हैं, सिंपल, जब ये अनकाउंटेबल होता है, फॉर एग्जाम्पल मिलियंस ऑफ, फॉर एग्जाम्पल बिलियंस ऑफ, फॉर एग्जाम्पल ट्रिलियंस ऑफ, इस तरह से भी लिखा जाता है जब हमें नंबर गिवन नहीं होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगर आया तो प्लीज़ इस सेशन को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अब तक पता ही नहीं है कि IBPS RRB PO और क्लर्क 2020 का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है और 8000 से ज़्यादा वैकेंसियां हैं जो उनका वेट कर रही हैं। तो उनके लिए इस सेशन को शेयर ज़रूर करिएगा, राइट। चलिए, तो आपको ये चीज़ समझ में आई। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि नेक्स्ट क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फिर वापस आपकी स्क्रीन पर। अब इसको पढ़ते हैं, जल्दी से पढ़िए, देखिए ध्यान से, देखिए क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ फेयरली हॉट वेदर एंड डिक्रीज वाटर सप्लाईज इज हर्टिंग मेनी एनिमल्स एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स। एरर बताइए, इसमें क्या एरर हो सकती है। अभी मैं आपसे ज़्यादा ग्रामर की बात ही नहीं करूँगी, अभी मैं आपसे कहूँगी जो थोड़ी बहुत आपकी तैयारी है, जो थोड़ी बहुत आपकी रीडिंग स्किल्स के थ्रू, स्किमिंग नॉलेज है, अभी आप उसके थ्रू बताइए कि क्या हो सकता है, राइट। टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट।
यस। तो देखिए क्या होगा कि ये एरर जो है वो बात करता है किस तरीके से, द कॉम्बिनेशन ऑफ फेयरली हॉट वेदर। पहले तो मुझे बताइए, हॉट वेदर और डिक्रीज्ड वाटर सप्लाईज ये पॉजिटिव बातें हैं या नेगेटिव बातें? ये बताइए, ये पॉजिटिव बात है या नेगेटिव बात है? हॉट वेदर, एक तो गर्म तापमान है और वाटर की सप्लाई भी कैसी है, कम है, तो दोनों बातें कैसी हैं, नेगेटिव हैं। तो जब भी आप नेगेटिव बातों का जिक्र करेंगे, जब भी नेगेटिव बातों का जिक्र करेंगे, नेगेटिव एडजेक्टिव आएगा तो उसको क्वालिफाई भी कैसा एडवर्ब करेगा, नेगेटिव करेगा, पॉजिटिव नहीं करेगा। इसलिए यहां पर आपको ये देखना है कि जो हॉट वेदर से पहले लिखा हुआ आपने देखा है ना, हॉट वेदर से पहले क्या लिखा है, हॉट वेदर से पहले लिखा है फेयरली। फेयरली पॉजिटिव होता है ना, तो पॉजिटिव जो एडवर्ब है वो हॉट वेदर को क्वालिफाई नहीं कर सकता। इस फेयरली की जगह पर हम क्या लिखेंगे, फेयरली की जगह पर हम लिखेंगे रादर, RATHER। क्या लिखेंगे, RATHER। फेयरली की जगह पर क्या आएगा, रादर आएगा। क्यों, क्योंकि ये एक नेगेटिव एडवर्ब है और ये नेगेटिव एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। सिंपल सी बात थी, बहुत छोटी सी बात थी, कोई रूल तो नहीं था, है ना। छोटी छोटी सी बातें हम भूल जाते हैं, मिस कर देते हैं और एरर हो जाती है। कोई बात नहीं, अब नहीं भूलेंगे, नहीं होगी एरर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको जो क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे ना, वो सारे इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, मनीषा टोल्ड रवि दैट शी lends him some money with the condition that he will return the same within a week। अब आपको बताना है इसमें क्या एरर होगी। मनीषा टोल्ड रवि दैट शी lends him some money with the condition that he will return the same within a week। एरर मिल रही है, कुछ समझ में आ रहा है या नो एरर लग रहा है? देखिए बहुत ऑब्वियस होता है जब हम पहली बार में सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि नहीं सेंटेंस गलत नहीं है, एकदम नो एरर है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, हो सकता है एरर भी हो, और ऐसा भी नहीं है कि हर सेंटेंस में एरर होती है, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा, चूकिएगा नहीं, ठीक है। फिर अब देख लेते हैं। देखिए लिखा है, मनीषा ने रवि को कहा कि वो उसको पैसे कुछ रुपया, कुछ मनी सिर्फ इस कंडीशन पर देगी कि अगर वो उस पैसे को किस में लौटा दे, विद इन अ वीक, हफ्ते भर के अंदर अंदर वो अगर उसको उसका दिया हुआ पैसा लौटा देगा तो इस कंडीशन पे वो उसको पैसा उधार दे सकती है। अब देखिए यहाँ पर यूज हुआ है सेकंड पार्ट में, क्या यूज हुआ है सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट को देखिए, सेकंड पार्ट में यूज हुआ है सम मनी। क्या यूज हुआ है, सम मनी। तो मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ना, मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब आगे पढ़िए, विद द कंडीशन दैट ही विल रिटर्न द सेम, यानी कि द सेम अगर आपने एडजेक्टिव का चैप्टर पढ़ा हो या अगर आपको एडजेक्टिव के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो द सेम क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है ना। तो ये जो सेम है हमें बार बार नाउन ना यूज करना पड़े, तो इसीलिए तो हम प्रोनाउन यूज करते हैं ना। तो अब उसी पैसे को अगर वो हफ्ते भर के अंदर लौटा देगा, उसी पैसे की बात चल रही है ना, तो उसी पैसे की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर द सेम एडजेक्टिव नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आना चाहिए प्रोनाउन, और प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन है इट। प्रोनाउन क्या है, इट, है ना। शायद यहाँ पर पेन कुछ गड़बड़ कर रहा है, कोई बात नहीं, हम अपने स्पीड से बातों को समझेंगे कि जो द सेम है वो एडजेक्टिव है, लेकिन हमें इस मनी के लिए क्या यूज करना है, इस मनी के लिए यूज करना है प्रोनाउन, क्योंकि वो नाउन है और वो बार बार यूज ना हो, इसलिए हम उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन यूज करेंगे, दैट इज इट। सो ही विल रिटर्न इट विद इन अ वीक। छोटी सी एरर थी मगर हमें इतनी आसानी से मिल नहीं रही थी, तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते रहिए। ये क्लियर हुआ आपका RRB और ये बने आप PO और ये बने आप क्लर्क, राइट। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते समय देख लेते हैं वो क्या है। वो है, मोनिका हैज बीन on the hem of our department for so long that I can't imagine what it will be like once she retires। पढ़ लीजिए, पूरा टाइम है आपके पास, पढ़ लीजिए। पढ़ लिया, ध्यान से देखा, मिली एरर आपको? अगर हम कुछ सेकंड पर देखें तो आपको एरर मिल रही है,
ध्यान से देखिए। हाँ, कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो अब इसका फर्स्ट पार्ट है मोनिका हैज बीन ऑन द हैम ऑफ। क्या लिखा है ये? ऑन द हैम ऑफ। अब ये एक इडियम होता है। क्या होता है ये एक इडियम होता है। तो ऑन द हैम ऑफ तो गलत हो गया ना। आपको इडियम लर्न अगर होता तो आप ये एरर ना करते। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये प्रपोजिशन की एरर है। नहीं, ये एक इडियम है ना। जिनको मतलब बोलते समय प्रैक्टिस काफी हो चुकी है, उनको लगेगा कि प्रपोजिशन की एरर है, मगर अगर हमें इडियम्स फ्रेजेस अच्छे से याद है तो हमें पता होगा कि ऑन जो लिखा है ना यहाँ पर, ये जो ऑन लिखा है ये गलत लिखा है। इस ऑन की जगह पर क्या आएगा? इस ऑन की जगह पर आएगा एट द हैम ऑफ, है ना। एट द हैम ऑफ यानी कि मोनिका बहुत टाइम से हमारे डिपार्टमेंट की इंचार्ज है। शी इज इन द पोजिशन ऑफ बीइंग इन अ कंट्रोल, मतलब शी इज राइट नाउ इन द पोजिशन ऑफ कंट्रोलिंग थिंग्स। तो अभी वही हमारे डिपार्टमेंट की हेड है फॉर सो लॉन्ग दैट आई कैंट इमेजिन व्हाट इट विल बी लाइक व्हेन वंस शी रिटायर्स, कि क्या होगा उसके साथ, कैसा वो फील करेगी जब एक बार वो रिटायर हो जाएगी, तो फिर उसको किस तरह से फील होगा, क्योंकि बहुत समय से वो इस डिपार्टमेंट की क्या है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, इस डिपार्टमेंट की इंचार्ज है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। बस इसी के साथ हम आज के सेशन का लास्ट एरर देख लेते हैं। और वो लास्ट एरर क्या है? लास्ट एरर है इफ यू आर इन द सिटी नेक्स्ट मंथ, अगर आप सिटी में अगले महीने भी हैं, आई वुड लव टू सी यू, मैं आपसे मिलना चाहूंगी। प्लीज ट्राई टू ड्रॉप इन ऑन मी सम टाइम। आप क्या कीजिए, हमसे मिलने कभी आइए, है ना। तो अब ढूंढिए सेंटेंस में क्या एरर है। मिल रहा है आपको? लग रहा है कोई एरर है सेंटेंस में? अपना टाइम लेकर सोचिए। एग्जैक्टली इस सेंटेंस में एरर अगर बनती तो वो बनती, कहीं से भी बन सकती थी, पर अगर हम यहां पर बात करें फ्रेजल वर्ब की, तो लिखा ना ड्रॉप इन ऑन। तो ड्रॉप इन ऑन ये है एक, ड्रॉप इन ऑन है एक फ्रेजल वर्ब। क्या है ये? एक फ्रेजल वर्ब। दैट मीन्स कि कभी हमसे मिलने आइए, मतलब जैसे होता है ना कि लोग अचानक से प्लान बनाकर, अचानक से शेड्यूल बनाकर आते हैं, कोई फिक्स्ड नहीं होता उनका कि हमें आज कहीं जाना है, कहीं अचानक से प्लान बना, अचानक से नहीं पहुंच गए। तो कभी भी अगर आप नेक्स्ट मंथ इस सिटी में हैं, तो कभी भी जब भी आपका मन करे, ड्रॉप इन ऑन मी समटाइम, कभी भी आप मुझसे मिलने मेरे घर आ सकते हैं। पे मी अ शॉर्ट विजिट एनी टाइम यू वांट टू, राइट। तो कहाँ गलती हो सकती थी? जनरली अगर फ्रेजल वर्ब में गलती करते तो वो इस तरह से गलती करते हैं कि ड्रॉप इन की जगह क्या कर देते? ड्रॉप ऑन कर देते, ड्रॉप एट कर देते, ड्रॉप बाय कर देते। तो क्या होता? उसका मीनिंग बदल जाता, वो सेंटेंस में फिट नहीं बैठता। तो इस आई होप आपको ये सेशन पसंद आया है, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी रूल्स हैं और जितनी भी क्वेरीज हैं, उन सबको मैं सॉल्व करवाऊंगी आपको एग्जाम नीति के साथ। ठीक है, तो इस उम्मीद के साथ कि आप घर पर हैं, सेफ हैं, अच्छे हैं, ठीक से हैं और खूब सारी पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़ेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए यूट्यूब पर, और ज़्यादा वीडियोस के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर। थैंक यू।